हीट कैपेसिटी की हम लोग बात कर रहे थे, हमें मिला था Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मिला था ना, जहां से हमने S का वैल्यू निकाला था Q डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। वैसे तो स्पेसिफिक हीट को देखो कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है एक्चुअली में ये चेंज हो रहा होता है, लेकिन हम इस चेंज को तब तक कंसीडर नहीं करते हैं जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो, जब तक कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन बना के ना दे दे कि हाँ ये टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तब तक हम इसको क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो एक बात लिख लो, नीचे नोट डाल के लिख लो, स्पेसिफिक हीट varies with temperature, specific heat varies with temperature, varies with temperature, but we assume it to be constant, we assume it to be constant until unless mentioned in the question, until unless mentioned in the question, we assume it to be constant until unless mentioned in the question। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल के ना दे कि ये टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, तब तक हम इसको थ्रू आउट द प्रोसेस हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर इसको चेंज की बात करें तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी, इसको यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर का कभी फंक्शन दे देना स्पेसिफिक हीट, तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेंगे जहां पे इंटीग्रेशन वगैरह लगाना पड़ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी। जैसे मैं एक सवाल करा देता हूं, लिखो लिखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सबस्टेंस, सवाल लिखो एक, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस varies with temperature, specific heat of a substance varies with temperature as S equal to 3T square, जहां पे T जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, S equal to 3T square, यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन दिया है, S is equal to 3T square where capital T is temperature in degree Celsius, M equal to 10 ग्राम, स्मॉल एम मास जो दिया हुआ है वो 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम फुल स्टॉप। व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 2 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया। अब देखो यहां पे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, उसने स्पेशली बोल दिया कि स्पेसिफिक हीट वैरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ, समझ रहे हो। तो हम एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डी क्यू इक्वल टू क्या, एम एस डी टी। ठीक है, और यहां पे एस का वैल्यू अगर रख दिया जाए तो डी क्यू इक्वल टू एम इंटू एस के जगह पे कितना आ गया, 3T स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन देख के भागना मत, सबसे पहले बहुत सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हो गया बच्चों क्यू। ठीक है ना, टोटल हीट रिक्वायर्ड हमें कितना चाहिए, m कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाया करता है, थोड़ा बहुत पता होगा शायद, तो m और 3 बाहर आ गया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहां लगेगा लिमिट, टेम्परेचर को कहां से कहां तक लेके जाना है, 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो लोअर लिमिट हो गया इसका 2, अपर लिमिट हो गया कितना 4। अब बताओ कोई महान आदमी, 3m तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3, सबको पता है, नहीं पता तो आज जान लो, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3, और इसमें लिमिट लगेगा बच्चों वही 2 से लेके 4 तक, यानी कि क्यू का वैल्यू अगर हम देखें तो अपने पास आ गया, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, तो 3m डिवाइडेड बाई 3 बाहर आ गया, अंदर है टी क्यू, इसके जगह पे सबसे पहले टी के जगह पे अपर लिमिट यानी कि 4 रखते हैं, तो ये हो गया 4q, बीच में लगाते माइनस साइन, फिर टी के जगह पे 2 रखते, तो ये हो गया 2q, यानी कि 4q माइनस 2q। यहां 3 ने 3 को मार दिया, m का वैल्यू रख दो, m का वैल्यू कितना दिया था, 10 ग्राम, ग्राम में रख दो, तो 10 इंटू 4q कितना होता है, 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 कितना, 56, 56 इंटू 10 कितना
560 कैलोरी। ये आपका आंसर है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे सवाल अगर कहीं दिख जाए तो घबरा के भागना मत। अगर टेम्परेचर के साथ कभी वेरिएबल दे दे स्पेसिफिक हीट को, तो सिंपल इंटीग्रेशन लगता है, कुछ खास नहीं है, बहुत भारी चीज नहीं है। चलो एक और सवाल लिखो। पहले लिख लो इसको। क्या तुलसी भाई, क्या हालचाल? इतना उदास क्यों बैठा है? ऐसे ही फील ले रहा है उदास होने का। लिखो, देयर आर टू स्फेयर्स। ये लिख लिया सबने? जल्दी लिखो इसको। हाँ, कुछ नहीं, हम डॉक्टर वाला मास्क लगा के आए। तुम ऑपरेशन में जो जाता है लेके, जीएमसी लेके आए क्या? देयर आर टू स्फेयर्स whose densities are in the ratio 4:5. There are two spheres whose densities are in the ratio 4:5 and their radius are in the ratio 1:2. यानी कि अगर पहले के डेंसिटी को ρ1 माने और दूसरे को ρ2, तो ρ1:ρ2 दिया हुआ है 4:5 और पहले का रेडियस r1 दूसरे का r2, तो r1:r2 दिया हुआ है 1:2। ये गिवन है दो स्फीयर के बारे में कहानी। आगे बोल रहा है, दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटीज, फुल स्टॉप के बाद, दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटीज, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स? दे हैव इक्वल हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटी याद है? H इक्वल टू MS था ना? H इक्वल टू MS। हीट कैपेसिटी H, अरे H और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक, अरे हाँ Q/ΔT भाई, ठीक है, H इक्वल टू Q/ΔT। H और S में एक रिलेशन में आया था ना लास्ट में, H इक्वल टू MS। H हीट कैपेसिटी है, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो हमें वही तो निकालना है, रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही फाइंड करना है ना। फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ये सवाल है आपका कि अगर उनका हीट कैपेसिटी इक्वल है, इफ देयर हीट कैपेसिटीज आर इक्वल, फिर से लिख लो, इफ देयर हीट कैपेसिटीज आर इक्वल देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज? If their heat capacities are equal, then what is the ratio of their specific heat capacities? निकालो। अबे निकाल। अरे हमने पढ़ाया था H इक्वल टू Q/ΔT, है ना? ये पढ़ाया था। और S इक्वल टू क्या था? Q/m∆T था कि नहीं था? तो मैंने Q/ΔT के जगह पे H रख दिया था, Q/ΔT के जगह पे H रख दिया था, तो S इक्वल टू H/m, यानी कि H इक्वल टू कितना? MS। ये लिखाया तो था यार मैंने। हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है? मास ऑफ द सबस्टेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी को यूज कर लो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर हीट कैपेसिटीज आर इक्वल, यानी कि H1 इक्वल टू H2 गिवन है, तो आपको S1:S2 निकालना है। यू हैव गिवन H1 इक्वल टू H2 और हम जानते हैं H होता है MS, तो क्या मैं लिख सकता हूं M1S1 इक्वल टू M2S2? अरे लिख सकते हैं, H इक्वल टू MS है तो M1S1 इक्वल टू M2S2। अब मास क्या होता है? मास को डेंसिटी और वॉल्यूम में ले जाओ, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो M1 को मैंने लिखा ρ1 इंटू V1 इंटू S1 इक्वल टू M2 को लिखा ρ2 इंटू V2 इंटू S2। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
अब रो 1 को रहने दो, V1 को क्या लिख सकते हैं हम? अरे स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो इसके जगह पे मैंने लिख दिया 4/3 पाई R1 क्यू इंटू S1 इक्वल टू, रो 2 को रहने दो, V2 के जगह पे लिख दिया 4/3 पाई R2 क्यू इंटू S2। 4/3 पाई ने 4/3 पाई को मार दिया, मुझे S1/S2 निकालना है, बाकी को RHS भेजते हैं। S2 को इधर लाया तो S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल टू, इधर रो 2 है देखो, डिवाइडेड बाई रो 1 चला गया इधर से, फिर इधर R2 क्यू है, इधर से गया R1 क्यू। सही लिखा है देखो तो, S1/S2 इक्वल टू रो 2 बाई रो 1 इंटू R2 क्यू डिवाइडेड बाई R1 क्यू। रो 2 बाई रो 1 को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो, रो 1 इज टू रो 2 दिया है 4/5, तो रो 2 इज टू रो 1 क्या 5/4, तो इसके जगह पे आ गया बच्चों 5/4, और ये R2/R1 होल क्यू है, तो R2/R1 कितना 2:1, तो क्या मैं इसको 2/1 का होल क्यू लिख दूं? तो कितना आ गया 5/4 इंटू 2 क्यू हो गया बच्चों 8, 4 से गया 2, 5 इंटू 2 कितना 10, नीचे कुछ नहीं है तो 1, सो रेशियो इज 10:1। है कि नहीं बात? लिखो, अब स्पेसिफिक हीट जो होता है कुछ सब्सटेंस का फिक्स है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। स्टेट ऑफ सब्सटेंस के साथ ये चेंज करता है। कितना कितना होता है बता दो एक बार। पानी का कितना होता है? पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? पानी का स्पेसिफिक हीट 6 इंटू 7 667 है, क्या बोल रहे हैं? अरे पानी का 1 कैलोरी पर ग्राम होता है भाई, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बर्फ का कितना होता है? आइस का 1/2 कैलोरी पर ग्राम। तुम लोग ऐसा लगता है 11-12 में बस फांकी मारा है ना, कुछ नहीं किया है, एकदम मजे में 11-12 पढ़ाई किया है, कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कैसे पास किया भगवान जाने। RTI कर दिया जाए तुम लोग के ऊपर सब फेल हो जाएगा एक लाइन से सब। 11 में तो वैसे भी कोई कुछ नहीं पढ़ता है, मजाक मजाक में निकाल देता है सब। 12th में टेंशन होता है बोर्ड का, तो पता नहीं क्या पढ़ता है, आता तो 12 भी नहीं है किसी को, लेकिन पास हो जाता है सब। मजे वाली बात ये है, अच्छे से देखो ना, एक भी पास नहीं हो पाएगा। 3 चैप्टर एक दिन में तुम पढ़ा था? कौन पढ़ाया था? एक दिन में 3 चैप्टर पढ़ा दिया? हाँ तब तो फिर एक्सपेक्टेड है कि तुमको कुछ नहीं आना चाहिए। बहुत सही, 3 चैप्टर एक दिन में, मजाक है क्या? फिजिक्स का हे भाई। नहीं तब ठीक है, तब तुम डिजर्व करते हैं, इट्स ओके। लिखो भाई, नीचे नोट डाल के लिख लो, डाटा लिख लो, फिर कोमा में चले जाओगे। नोट डाल के लिख लो, स्पेसिफिक हीट is dependent on the nature or state of the substance. Specific heat is dependent on या फिर depends on, specific heat depends on the nature or the state of the substance. Nature or the state of the substance. Nature or state of the substance. हाँ जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड ये होता है बच्चों 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर इसको जूल में बदले तो कितना हो जाएगा? चेंज करके दिखाया था लास्ट क्लास, कितना? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन बोल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ किसका? आइस यानी कि सॉलिड स्टेट का अगर बात किया जाए तो ये आता है बच्चों 1/2 या फिर 0.5
कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 2100, इसका आधा, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये डाटा याद रखना है आपको ऑब्वियसली। स्टीम का भी सेम ही होता है, 1/2 ही होता है वेपर का। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, वेपर स्टेट, इसका भी सेम ही होता है, 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में ये सब आपको याद रखना होगा, इसका यूज करना होगा। डायरेक्ट याद रख लो, रट लो। कैलोरी पर ग्राम में 1 होता है, जूल में पता है ही कन्वर्सन, 1 कैलोरी पर ग्राम इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट नाम सुना है? नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, सॉरी, तुमने कुछ नहीं सुना, मैंने मान लिया है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? ये जैसे कोई सब्सटेंस है ना, कोई सब्सटेंस है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है सपोज, और पानी है, क्या है? पानी, वाटर, ठीक। इसका मास ले लो W है, और इसका स्पेसिफिक हीट SW बोल देता हूं इसको, SW। तो बोला गया कि इसको सेम हीट दो दोनों को, ये हीट Q दिया, इसको भी हीट दिया हमने Q। सेम हीट देने के बाद अगर दोनों में टेम्परेचर चेंज सेम हो, यानी कि इसका भी टेम्परेचर जो है वो डेल्टा T से बढ़ जाए और इसका भी टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाए, किससे? डेल्टा T से बढ़ जाए, तो ये जो W वेट तुमने वाटर का लिया है, दैट इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि किसी एक सब्सटेंस के बदले में उतना पानी हमको लेना है, ठीक है, जिसको अगर सेम हीट दे दें तो उसमें टेम्परेचर राइज सेम हो जाए जितना उस सब्सटेंस में हो रहा था। तो वो जो जितना वेट लिया है तुमने पानी का, जितना मास लिया है, दैट इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सब्सटेंस। क्योंकि पानी आसान होता है ना, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में चाहते हैं पानी यूज कर लें। इसका यूज हम क्यों करते हैं? वाटर इक्विवेलेंट वर्ड आया क्यों आया? क्योंकि हर सब्सटेंस को गर्म करना, उसमें टेम्परेचर चेंज देखना रिस्की हो सकता है, कॉस्टली भी हो सकता है ना। अब सोना वोना को थोड़ी ना गर्म करेंगे ऐसे हम पागल जैसा, कोई बहुत कॉस्टली चीज है तो उसको नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसके बदले हम पानी ले लें, समझ रहे हो, और सेम प्रॉपर्टी वहां पे शो करने लग जाए। उतना हीट उसको दे रहे थे, उसमें 5 डिग्री का राइज हो रहा था, उतना ही हीट इतने पानी को दे दें, कितने पानी को दे दें उतना ही हीट, ताकि उसमें भी राइज कितना हो, 5 डिग्री सेल्सियस का हो जाए। तो जितना हमने पानी लिया है दैट इज वाटर इक्विवेलेंट फॉर दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लिख लो, लिखो, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ऐसे लिख लो, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख लेना m, s, ये, if the same amount of heat is given to a substance, ब्रैकेट में m, s, मास m, स्पेसिफिक हीट s, ब्रैकेट बंद, and to W mass of water, and to W mass of water, W mass of water, and to W mass of water, and the temperature of both substance, the temperature of both substance and the water, temperature of both substance and the water rises by the same amount, temperature of both substance and the water rises by the same amount, rises by the same amount, then W is known as the water equivalent of that substance. W is known as the water equivalent of that substance.
वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ जी, तो Q इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। तो हमने क्या रखा है, Q को दोनों को सेम दिया है और डेल्टा टी दोनों को सेम दिया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Q बाई डेल्टा टी इक्वल टू एम एस एंड इट शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। Q दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए Q बाई डेल्टा टी रेशियो सेम होना चाहिए था। Q बाई डेल्टा टू किसके बराबर, एम एस के बराबर। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता था कि इसके लिए M1 S1 मस्ट बी इक्वल टू M2 S2, और M1 के जगह मैंने M लिया है, S1 के जगह मैंने S लिया है, M2 के जगह मैंने W लिया है और S2 के जगह मैंने SW लिया है क्या। यानी कि MS इक्वल टू W इंटू SW। तो यहां से W का वैल्यू हम निकालें, कितना आएगा बताओ, MS डिवाइडेड बाई SW। दिस इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। और हम जानते हैं कि SW का वैल्यू कितना होता है, अगर कैलोरी पर ग्राम की बात करें तो SW का वैल्यू कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसके जगह 1 रख दें तो W का वैल्यू कितना आता है, सिंपली M इंटू S। तो किसी सब्सटेंस का अगर वाटर इक्विवेलेंट निकालना है तो डायरेक्ट उसके मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका वाटर इक्विवेलेंट है। W इक्वल टू MS। तो कभी कभी ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इसका वाटर इक्विवेलेंट इतना है, तो समझ जाना M इंटू S का वैल्यू दिया है डायरेक्टली, समझ रहे हो बात को। तो MS डेल्टा टी में MS डायरेक्टली गिवन होगा तुमको वाटर इक्विवेलेंट के नाम पे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग जगह पे, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और जहां पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एक ही तो प्रिंसिपल है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। कोई हीट लॉस करेगा तो दूसरा क्या करेगा, हीट गेन करेगा, यही ना, लिख लो। लिखो, इफ देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में लिखें, इफ देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, there is no heat loss to the surrounding, then for a system we can say heat loss is equal to heat gain। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, यानी कि कभी भी किसी दो सब्सटेंस को अगर आपस में मिलाओगे तो एक हीट लॉस करेगा और दूसरा हीट गेन करेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होगा। हायर टेम्परेचर जिसका है वो हीट लॉस करेगा, जिसका लोअर टेम्परेचर है वो हीट गेन करेगा। ठीक है, अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव आता है, डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू निगेटिव आ जाए मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, सब्सटेंस का डिक्रीज कर रहा है। हम क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यही लिखते हैं। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहां से तुमको फील आ सकता है ये पॉजिटिव निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर टी फाइनल ज्यादा हुआ, टी फाइनल ज्यादा हुआ, मान लो 10 डिग्री पे था कोई सब्सटेंस, उसका फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, तो 20 माइनस 10 ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है ना, 20 माइनस 10 क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है। 10 डिग्री से 20 डिग्री गया तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उसने हीट गेन किया कि लॉस किया, गेन किया। क्या किया उसने, हीट गेन किया, टेम्परेचर बढ़ गया उसका। ठीक है, अगर मान लो किसी का था 20 डिग्री, अब उसका 10 डिग्री हो गया, पहले 20 डिग्री था बाद में कितना हो गया 10 डिग्री, तो फाइनल हो गया 10 डिग्री, इनिशियल था 20 डिग्री, 10 माइनस 20 क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब उसने हीट क्या किया है, लॉस किया है। ठीक है, बाकी एक ही फॉर्मूला है फिलहाल, एम एस डेल्टा टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आपको यूज करना है। ठीक है,
बाकी सवाल लिखो, करते जाओ। चलो पहला सवाल सब लोग, 10 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन लिखें। 10 ग्राम वाटर at 70 degree Celsius is mixed with 20 gram water at 40 degree Celsius. 20 gram water at 40 degree Celsius. Find the final temperature. Find the final temperature. बहुत ही सिंपल सवाल है, यह क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है बच्चे, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 10 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस प्लस का मतलब मिक्स्ड विथ 20 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। चलो बताओ, कौन हीट लॉस करेगा, कौन हीट गेन करेगा? ये 70 डिग्री वाला क्या करेगा, लॉस करेगा कि गेन करेगा? लॉस करेगा। और ये क्या करेगा? गेन करेगा। तो मान लेते हैं कि लेट फाइनल टेम्परेचर इज टी। जो फाइनल टेम्परेचर हुआ सिस्टम का वो मान लो कि T डिग्री सेल्सियस हुआ। तो हमने लिखा हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। अब ये दिमाग में चलना चाहिए कि हीट लॉस कौन करेगा और हीट गेन कौन करेगा। हीट लॉस करेगा ये जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो हीट लॉस में क्या लिखे हम, एमएस डेल्टा टी। इसका मास कितना है बच्चों? 10। स्पेसिफिक हीट कितना वाटर का? 1। चाहो तो एस लिख लो, वैसे भी कैंसिल होने वाला है। इंटू डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर हमने टी माना है, टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था इसका? 70। एम एस डेल्टा टी, डेल्टा में टी में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फिर हीट गेन किया ये 40 डिग्री वाला, लिखो इसमें एम कितना है 20, स्पेसिफिक हीट वाटर ही है तो 1 रहेगा। डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था टी, इनिशियल था कितना 40। सही लिख रहा हूं मैं? कितना आ रहा है देखो तो। अच्छा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन कर दिया ना? नहीं 10 नहीं आएगा, गलत किया है तुमने। कितना? 50 आएगा, 50। अरे इसके बीच में आएगा ना, साफ साफ दिख रहा है। 40 और 70 के बीच में आना चाहिए। T माइनस 40। अरे नहीं यार, इसको वो करो, सॉरी 70 माइनस टी, 70 माइनस टी, सॉरी 70 माइनस टी। 70 ज्यादा था ना, टी कम था। हाँ ठीक है, वो भी सही है। ऐसे याद रखो ना, देखो जिसका बड़ा टेम्परेचर है ना उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ऐसे दिमाग में रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा। तो 70 ज्यादा था, टी ऑब्वियसली कम था। तो 70 माइनस टी, यहाँ पे टी ज्यादा था, 40 कम था, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो टी माइनस 40, बड़ा माइनस छोटा। तो यहां से देखो तो टेंस, उसको हम एक साइड लाके जब लिखेंगे ना तब उसका वैल्यू देखो 0 आएगा। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बच्चे लिखा है ना ये। अगर हम इस वाले क्वांटिटी को भी इधर ले आए, इस वाले चीज को, तब उसके लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। यानी कि दोनों को अगर एलएचएस में लाके लिखे ना, टोटल सम ऑफ हीट मस्ट बी इक्वल टू 0। सुन रही है? ऐसे अगर हम हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन इक्वेट कर रहे हैं तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा किया करो, ठीक है। कितना आएगा यहां से बताओ? 70 माइनस टी इक्वल टू इधर कितना आ गया 2t माइनस 80। तो 3t इक्वल टू 70 प्लस 80 कितना 150। टी का वैल्यू कितना 50 डिग्री। और देखो साफ साफ फील आ रहा है कि ये जो 50 डिग्री निकल के आया, क्या वो 40 से बड़ा है और क्या वो 70 से कम है? तो इसके बीच में टेम्परेचर बिल्कुल आना चाहिए था। नेक्स्ट, अगला सवाल तुम करके दिखाओ, सब लोग करो। 30 ग्राम वाटर एट 42 डिग्री सेल्सियस, लिखो 30 ग्राम वाटर
at 42 degree Celsius mixed with 30 gram water at 42 degree Celsius mixed with 10 gram water at 74 degree Celsius. 10 gram water at 74 degree Celsius. बताओ फाइनल टेम्परेचर. फाइंड द फाइनल टेम्परेचर. सब लोग का आना चाहिए आंसर. कैलकुलेशन करो सब लोग, कैलकुलेशन से भागो मत. क्या फिर से 50 आया? इससे पता लगा कि जब भी आंसर पूछे 50 डिग्री मार देंगे ना. हाँ बताइए. हाँ चलो भाई. हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन. हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन. कौन इस बार लॉस करेगा? 74 वाला, ये वाला. ठीक है, ये ख्याल रखना है. तो मास हो गया 10, स्पेसिफिक हीट तो 1 ही होगा. डेल्टा टी ये लॉस कर रहा है बच्चों, यानी कि 74 ज्यादा है. 74 माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन कितना? 30. स्पेसिफिक हीट वाटर ही चल रहा है अभी 1. डेल्टा टी हो गया टी माइनस कितना? 42. इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. मान लेना फाइनल टेम्परेचर टी है. फाइनल टेम्परेचर कितना है? टी. इसको सॉल्व कर लो यार. 0 ने 0 को मार दिया तो 74 माइनस टी इक्वल टू 3t माइनस 3 इंटू 42 कितना होता है? 126. तो 3t प्लस टी हो गया 4t इक्वल टू 74 प्लस 126. फिर से 1 कितना? 200. तो टी का वैल्यू कितना आ गया? फिर से 50 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो भाई. ये हो गया सबका? लिखे. देयर आर 3 लिक्विड्स सेम मास. देयर आर 3 लिक्विड्स ऑफ सेम मास at temperatures 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस. 3 लिक्विड है बच्चों ए बी सी. ये है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये है 20 डिग्री और ये है 30 डिग्री सेल्सियस पे. मास तीनों का सेम दिया हुआ है. और क्या गिवन है? फुल स्टॉप. आगे लिखो. व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, then final temperature is 12 degree Celsius. When A and B are mixed, then final temperature is 12 degree Celsius. Full stop. When B and C are mixed, then final temperature is 28 degree Celsius. जब A B को मिलाया तो 12 डिग्री सेल्सियस हुआ. बी और सी को मिलाया तो कितना हुआ? 28. बी एंड सी आर मिक्स्ड, देन फाइनल टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस. सवाल समझ में आ गया क्या होगा? जब ए और सी को मिलाएंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको बताना है. चलिए शुरू हो जाए सब लोग. वही काम करना है. पहले ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए और फिर ए सी के लिए 3 बार. हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन. स्पेसिफिक हीट में रिलेशन मिलेगा. बेसिकली स्पेसिफिक हीट किसी का दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, तो स्पेसिफिक हीट में रिलेशन मिलेगा तुमको.
मान लो कि उसका SA है, इसका SB है, इसका SC है, बाकी इक्वेशन लगाओ, देखो कहां पहुंचते हो, हिम्मत करो। अरे इरीना डेका कहाँ गई, नहीं आई क्या? तो आज आई नहीं क्लास करने? नींद नहीं खुला सुबह सुबह? ये सही है, बहुत क्लास है तो क्लास ही नहीं करते हैं। उसे तो घर में बुला के फिर फोन नहीं कीजिए तुम एक बार भी? तुमने सोचने वाला काम कब से शुरू किया? किसने बुलाया? कैसे लगा? मुझे लगा फोन करेगी तुम, बोलेगी सर आइए मुर्गा बना के रखा है तो चला जाऊंगा। मिलाओ ए और बी को मिलाओ, एक इक्वेशन बनाओ, फिर बी और सी को मिलाओ। अरे पेन चलाओ भाई, तुम लोग मतलब पेन लेके पता नहीं क्या सोचते रहते हो, क्वेश्चन अपने आप आंसर बोलते हैं तुमको, कुछ तो करो। सवाल मिले तो कुछ ना कुछ लिखो कॉपी में। अब ये नहीं कि मतलब गाना वाना लिखना शुरू कर दो, मतलब कुछ जिस डायरेक्शन में तुम्हारा दिमाग काम करता है लिखो, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही होगा ना, गलत होगा तो काट देंगे। कॉपी बचाने के पीछे मत रहो, लिखो, जितना काट सकते हो उतना काटो। अब ये नहीं कि सिर्फ काटते ही रहना। कितना? नहीं 15 तो नहीं है बच्चे, चेक कर फिर से। चलो भाई ए और बी को मिलाते हैं, देखो आ जाओ साथ साथ करते हैं, तुम लोग खो जाओगे वरना। कैलकुलेशन से देखो, सबसे पहले घबराना नहीं है, एक बार दिमाग में बिठा लो, कैलकुलेशन तुमको बहुत सिंपल कैलकुलेशन आने वाला है और उससे डर के भागने की जरूरत नहीं है। चलो साथ साथ करते हैं सब लोग। ए और बी को मिलाया, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा, ए या बी? बी इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन भाई किसके साथ? ए के लिए। चलिए बी के लिए मैंने मान लिया मास इसका है सपोज m, मास सबका सेम है m मान लो, स्पेसिफिक हीट को SB मान लेता हूं, डेल्टा टी तो कितना है, फाइनल टेम्परेचर 12 है और पहले 20 था, तो 20 माइनस 12 कर दो आंसर। हाँ 20 शायद सही है, हाँ 20 डिग्री इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। आइए ए ने हीट गेन किया बच्चों, तो m मास मान लिया, स्पेसिफिक हीट ऐसे मान लेता हूं, और डेल्टा टी यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइनल हो गया 12 माइनस 10। क्या मैंने सही लिखा है? 20 माइनस 12 हो गया 8, m ने m को मार दिया, ये हो गया 8, तो SB इंटू 8 इक्वल टू SA इंटू 2 से गया ये 4, तो यहां से मुझे मिला 4SB इक्वल टू वट, SA इक्वेशन नंबर 1। क्या यूज है इसका बाद में पता लगेगा, पहले लिखो तो सही। अब आ जाओ बी और सी के पास, तो टेम्परेचर सी का ज्यादा है, तो हीट लॉस कौन करेगा भाई? सी। और हीट गेन कौन करेगा? बी। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिखा m, इसको बोल देता हूं SC, स्पेसिफिक हीट ऑफ C, डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर हुआ है इसका 28 और पहले था 30, तो 30 माइनस 28 इक्वल टू हीट गेन बाई बी, m SB डेल्टा टी, यानी कि कितना हो गया भाई 28 माइनस 20, m ने m को मारा फिर से, ये हो गया 2 SC इक्वल टू ये कितना 8 SB, 2 से गया 4, यानी कि SC इक्वल टू कितना आ गया 4 SB, इक्वेशन नंबर 2। आइए अब आते हैं अपने फाइनल मिक्सिंग के पास। ए और सी को मिलाना है हमें, मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर T है,
हीट लॉस कौन करेगा? C इक्वल टू हीट गेन बाई A करें। C के लिए हमने लिखा MSC डेल्टा T, ये हीट लॉस कर रहा है भाई, तो क्या लिखूं? 30 माइनस T इक्वल टू हीट गेन बाई A MSA डेल्टा T, कितना लिखूं? T माइनस, टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, T माइनस 10, सही लिखा। M से M कैंसल, SC और SA में देखो रिलेशन चाहिए अपने को, SC और SA में दिख रहा है क्या कहीं पे? देखो ये इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो 4SB इक्वल टू SA है और 4SB इक्वल टू SC है, देख रहे हो? फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं ऐसा लिख सकता था? क्या लिख सकते थे सर? अगर दोनों का 4SB इक्वेट कर दूं तो क्या SA इक्वल टू SC नहीं आ जाता? क्या ये तुम लोग को दोनों इक्वेशन से दिखाई दे रहा है? SA और SC बराबर है, बराबर है तो SC की जगह SA लिख देते हैं। SA इंटू 30 माइनस T इक्वल टू SA इंटू T माइनस 10। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत जल्दी आ गया आंसर तुम्हारा। 30 माइनस T इक्वल टू T माइनस 10, ये उधर गया तो 2T इक्वल टू 30 प्लस 10 40, T का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, बस आसान है लेकिन। कोई दिक्कत किसी को? हाँ डॉक्टर साहब लिखें, जल्दी लिखें। SC की जगह ऐसे लिख दिया बच्चे, क्यों लिखा बोल तो? हाँ हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल। थ्री लिक्विड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 3 लिक्विड्स M1 S1 T1 M2 S2 T2 M3 S3 T3, 3 liquids ये दिया हुआ है, are mixed together, then find their final temperature. Mixed together, then find their final temperature. ठीक है ना? इसमें तुम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तुमको नहीं पता कौन हीट लॉस कर रहा है कौन हीट गेन कर रहा है, तो वो T फाइनल माइनस T इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि सम ऑफ हीट्स मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ MS डेल्टा T। ठीक है, ये डेल्टा T में इस बार आएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल माइनस T इनिशियल इक्वल टू 0। मान लो कि फाइनल टेम्परेचर T है। क्या है फाइनल टेम्परेचर? कितना? T। तो बताओ इसके लिए क्या लिखता मैं? M1 S1 T माइनस T1 प्लस इसके लिए M2 S2 T माइनस T2 प्लस M3 S3 इंटू T माइनस T3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन में अगर सबको एक साइड लेके हम आ जाएं तो उनका टोटल सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां पे हम हमेशा यूज करेंगे T फाइनल माइनस T इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट। सारा हीट को ऐड कर दो, अपना पॉजिटिव निगेटिव सब बैलेंस करके अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से T निकालना है, निकालो। M1 S1 T, M2 S2 T, M3 S3 T, T तीनों से कॉमन, अंदर क्या आएगा? M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3, और यहां जो आता माइनस M1 S1 T1 माइनस M2 S2 T2
माइनस M3S3T3, इन सबको RHS भेज दिया तो RHS में मिलता है M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3। तो T का वैल्यू देखो दिखा, इसको डिवाइड कर दो उधर ले जाके, M1S1T1 प्लस M2S2T2 प्लस M3S3T3 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। ये लो, दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेशन देख लो ध्यान से। टेम्परेचर वाले टर्म, टी वाले टर्म को सबको एक तरफ लाओ, टी कॉमन करो, बाकी को RHS भेजा है और टी का वैल्यू निकाल दिया है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कितना भी लिक्विड मिक्स कर दे, टी का जो वैल्यू होगा समेशन ऑफ MISI/TI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ MISI। इसको डायरेक्ट याद रख लो, जितना लिक्विड हो उसके लिए लिख सकते हो तुम डायरेक्टली, 3 हो 4 हो 5 हो, ऊपर MST का सम हर लिक्विड के लिए और नीचे MS का सम। कभी कभी सवाल में कैलोरीमीटर को इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है। मतलब पानी जैसे हम गर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज के लिए हम एक्सपेरिमेंट के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी कहाँ गर्म करेंगे, कोई बर्तन होगा ना जिसमें गर्म करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में जो बर्तन यूज करते हैं उसका नाम होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। तो उसको भी हमको काउंट करना पड़ता है, ठीक है। कुछ हीट तो वो भी खाता है, तो उसका भी टेम्परेचर राइज करता है। तो उस हिसाब से अब कैलोरीमीटर का कहानी किसी सवाल में अगर आ जाए तो कैलोरीमीटर के लिए भी हमको हीट गेन लिखना होगा, हीट गेन हीट लॉस जो भी होगा। तो चाहो तो थोड़ा सा इसके बारे में तुम लिख लो, कैलोरीमीटर के बारे में मन करे तो। हाँ ले हट गया। तू फोन किया था क्या सुबह सुबह आज भी अरमान? क्या कुछ खास बात? एक खास बात होगा तो मुझे क्यों फोन करेगा, किसी और को करेगा। बोलो, एक लाइन लिख लो पहले। कैलोरीमीटर किसी का छूट तो नहीं रहा है ना देवियों? देवी लोग से ज्यादा डर लगता है, ये लोग बोलता नहीं है ना कुछ, अंदर ही अंदर क्या छुपा के रखा है पता नहीं। इन लोगों का तो देख के लगता है हाँ सब। एक भाई क्यों इतना उदास है, तुझे देख के रोना आ रहा है मुझे। अब नजर तेरे ऊपर जा रहा है, ऐसे 12 बजा के बैठा हुआ है। अरिजीत सिंह सुन रहा था क्या रात भर? सब ठीक है? ब्रेकअप हो गया? क्या हुआ? कोई बता सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत मजाक ही तो उड़ाएंगे और क्या करेंगे। कुछ नहीं हुआ, ठीक। कैलोरीमीटर, पता लगा अरिजीत सिंह का गाना सुन रहा था रात भर, दर्द में आ गया हो बंदा बिना गर्लफ्रेंड होते हुए भी। हाँ? क्लास में ऐसे ही था? अच्छा ये तुम्हारा मतलब नेचुरल फेस है ये? ओह ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा जब ऐसे आएगा। अच्छा नेचुरल है ये। कैलोरीमीटर इज अ वेसल, लिख लो इसमें 2 लाइन। कैलोरीमीटर इज अ वेसल which is insulated from outside, which is insulated from outside, insulated from outside, and is used for mixing, and is used for mixing, full stop. It is usually made of copper, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी लिखा देता हूं कहीं पड़ जाए जरूरत। It is usually made of copper
it is usually made of copper as it is highly conducting, so that it can quickly equalized with the temperature of water, यानी कि कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वाटर का टेम्परेचर, जो चीज इसमें हम गर्म कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं, और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहे, ठीक है ना, तुरंत बराबर कर दे कि हाँ 10 डिग्री पे बर्तन है तो 10 डिग्री पे पानी भी चल रहा है अपना। तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। तो कैलोरीमीटर में होता क्या है, ये अपना कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर, हालांकि एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, इसका मास अगर m मान लें, स्पेसिफिक हीट s मान लेते हैं कैलोरीमीटर का, और इसमें मान लो कुछ पानी रखा हुआ है जिसका मास m है, mw, और स्पेसिफिक हीट इसका sw है। ऐसे इनिशियल टेम्परेचर हम इनका मान लेते हैं कितना है, सपोज T0 है, लेट अस अज्यूम इनिशियल टेम्परेचर T0 है। तो अगर इनिशियल T0 है तो पानी भी T0 पे है और ये बर्तन भी T0 पे है, ठीक है। ऐसे आपको कंसीडर करना है, क्या है कि बर्तन और पानी, यानी कि कैलोरीमीटर और उसके अंदर जो पानी रखा है वो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T0 है। मान लो कि इसको कुछ हीट दिया, आफ्टर हीटिंग इनका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, सपोज T हो गया, ठीक है, दोनों पहुंच गया टेम्परेचर T पे। तो हीट जो गेन हुआ इनमें, क्या वो दोनों के कारण हुआ, पानी भी लिया और ये बर्तन भी लिया। तो पानी के लिए हम क्या लिखें, पानी के लिए हम लिखते हैं सर mw इंटू SW इंटू डेल्टा T, यानी कि T माइनस T0 प्लस, अब बर्तन का भी आ जाएगा, बर्तन के लिए क्या लिखूंगा, ms इंटू T माइनस T0। बात समझ में आ रही है। चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तुम्हारी मर्जी है, वाटर इक्विवेलेंट के टर्म में बदलना चाहते हो तो कभी कभी बदल देगा, तो घबराना मत। mw/sw इंटू T माइनस T0 प्लस, इसको एक काम करो, वाटर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था भाई, ms डिवाइडेड बाई SW, यही था ना, ms डिवाइड बाई SW। तो चाहो तो इसको एक SW से डिवाइड कर दो और एक SW से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही, ताकि हम ms डिवाइड बाई SW को क्या लिख सकते हैं, W, वाटर इक्विवेलेंट। तो W इंटू T माइनस T0 इंटू SW, ये एक्सप्रेशन तुम्हारे बुक में है तो मैंने भी करा दिया। तो अगर हीट गेन अगर लिखना होगा तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। कुल मिला के इतनी सी बात ध्यान रखो, ये एक्सप्रेशन सब बकवास है, फर्जी है, कि हमको जब भी हीट गेन लिखना है तो बर्तन के लिए भी लिखना होगा और पानी के लिए भी लिखना होगा जो उसमें है, ठीक है। बाकी सवाल बता देगा क्या करना है। W लिख लेना, W इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, नीचे लिख लेना, हियर W इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। कभी कभी ऐसा दे सकता है, तो दे देगा तो कर देंगे। चलिए एक सवाल लिखें, थोड़ा रुक जाऊं।
क्या बनाता हूं बाद में क्या बन जाता है ये इसमें डाला है पानी। हाँ देखो सवाल कुछ ऐसा है, इनिशियली ये कैलोरीमीटर है, उसके अंदर पानी रखा हुआ है। क्या है कंडीशन? 160 ग्राम ऑफ H2O एंड कैलोरीमीटर जिसका मास दिया हुआ है 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट दिया है कैलोरीमीटर का 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री पे इनिशियली था, उसके बाद क्या किया हमने, 50 ग्राम पानी ऐड कर दिया 70 डिग्री सेल्सियस पे। लिख लो यार, तुम लिख लो पहले, लिखो इनिशियली, लिखो क्वेश्चन लिखो। इनिशियली 160 ग्राम H2O, 160 ग्राम ऑफ H2O इज इन कैलोरीमीटर, ब्रैकेट में लिख लेना, कैलोरीमीटर के साथ ब्रैकेट में वही जो यहां लिखा है, M इक्वल टू 400 ग्राम एंड S इक्वल टू 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ब्रैकेट बंद, एट 45 डिग्री सेल्सियस, एट 45 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। इफ 50 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस is added in the calorimeter, then find the final temperature. Find the final temperature. बताओ, यानी कि इस बार जो हीट गेन होगा क्या वो पानी में भी होगा और कैलोरीमीटर में भी होगा? अरे है कि नहीं? बस लगाओ, वही करना है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, कुछ भी नया काम नहीं करना है। बस एक कैलोरीमीटर वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा MS डेल्टा T, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सब कुछ दिया हुआ है। चलिए देवियों, ऐसे ना देखें आप लोग, शुरू करें सॉल्व करना। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट गेन। चलिए फाइनल टेम्परेचर हमने मान लिया मन में T डिग्री सेल्सियस है, तो हीट लॉस ये किया होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, अरे यही किया होगा ना। तो m का वैल्यू हो गया 50, स्पेसिफिक हीट हो गया 1 वाटर का, डेल्टा T हो गया क्या, ये लॉस कर रहा है बच्चों, तो क्या लिखूं, 70 माइनस T इक्वल टू, सबसे पहले हीट गेन सबसे पहले इस पानी का लिखते हैं, जो पहले पानी था 160 ग्राम, क्या लिखूं, MS, तो 160 इंटू 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर हमने T माना है, और इनिशियली कितना पे था ये, 45 पे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखूं, T माइनस 45 प्लस कैलोरीमीटर भी है, वो भी थोड़ा हीट खाएगा, कितना, M का वैल्यू 400, S का वैल्यू 0.1 इंटू डेल्टा T, इसका टेम्परेचर भी राइज कर रहा है बच्चों, तो T माइनस 45। इक्वेशन समझ में आया? इसने जितना हीट लॉस किया उसको किसने गेन किया, ये पानी ने और इस बर्तन ने, ठीक है। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। सॉल्व करो, T निकालो, फिर से 50, बहुत सही है भाई। अब तो तू क्वेश्चन देख के 50 दिखेगा तो पहले आंसर टिक करेगा तू, है ना। हाँ जी देखो, 1 0 1 0 उड़ा दूं, 1 0 1 0 और यहां से 1 0 गया, तो यहां देखो 5 इंटू 70 माइनस T, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 इंटू 70 होता है 350 माइनस 5T, RHS में चलें, 16 से मल्टीप्लाई करूं तो 16T माइनस 16 इंटू 45 कितना होता है साजिद खान, 80, 8, 64 और 8, 72, 720। ये देखो 40 इंटू 0.14 हो जाएगा, फील आ रहा है, 40 इंटू 0.1 हो गया 4, अब 4 से इनको मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 4T माइनस 4 इंटू 45 कितना, 180। T को सब एक साथ लाओ, सबको उधर भेजो, तो 16 प्लस 4 हो गया 20, 20 प्लस 5 हो गया 25T, बाकी सबको LHS लाओ, 350 प्लस 720 कितना हो गया, 1070, 1070 प्लस 180 कितना, 12 12
50। तो यहां से T का वैल्यू आ गया बच्चों 50 डिग्री सेल्सियस। डिवाइड करके देखो, आंसर तो मैंने फिक्स कर रखा है, मैंने वैसे ही सवाल उठाए हैं जिसका आंसर 50 डिग्री हो। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? क्या नाम है तुम्हारा? आमीनुल इस्लाम। कहाँ से? ग्वालपाड़ा। तुम्हारा जी? डॉक्टर तापस देवनाथ। तुम कहाँ से? उदालगुड़ी से। लिखो सवाल, लिखो अगला सवाल। तुम लोग करके दिखा दोगे ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। हाँ जी, ये बर्तन कैलोरीमीटर जिसमें पानी रखा हुआ है कितना? 240 ग्राम, यानी कि इनिशियली जो वाटर है इसमें 240 ग्राम H2O प्लस कैलोरीमीटर। ये दोनों का इनिशियल कंडीशन क्या है? कितने पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस। और कैलोरीमीटर के लिए दिया हुआ है भाई, मास इसका दिया हुआ है 600 ग्राम और स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कैलोरीमीटर का 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बर्तन का। इनिशियल कंडीशन ये है। अब इसमें पानी मिला दिया कितना? 100 ग्राम ऑफ H2O। 100 ग्राम H2O इज मिक्स्ड। 100 ग्राम H2O एट, टेम्परेचर तो ले लो। 100 ग्राम H2O मिलाया कितने पे? 80 डिग्री सेल्सियस पे। एट 80 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड। फाइंड फाइनल टेम्परेचर। सवाल वैसा ही है, आंसर बताएं। कृपया 50 ना बोले बिना सॉल्व किए। फिर से बता देता हूं, सवाल है इनिशियली 240 ग्राम H2O प्लस कैलोरीमीटर 40 डिग्री सेल्सियस पे है। कैलोरीमीटर का मास दिया हुआ है 600 ग्राम और स्पेसिफिक हीट है 0.1। उसके बाद 100 ग्राम H2O 80 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर दिया। आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर। बोलिए। ठीक है, निकाल दिया। ये हरामी जानबूझ के 50 मारता होगा ये। सर देख लीजिए। अच्छा आप तो आएगा कैसे रिचार्ज कर लीजिए तो 50। जिन लोगों का पेन अभी भी नहीं चल रहा है ना, और मार पाओगे तुम लोग। क्या मैडम कितना लिखा सबसे? देखो मुझे देखो 13 देखो कुछ यूनिक टेम्परेचर लेके आया। अरे गधे, एक 40 पे था एक 80 पे था, तो 13 डिग्री सेल्सियस कैसे आ सकता था? समझने वाली बात थी ना ये। कितना? 50 है। 50 सही है। और 40 और 80 के बीच में आना था ना, इतना तो सिक्योर था ना। 40 और 80 के बीच में आएगा। 13 डिग्री कैसे भाई? दो गर्म क्वांटिटी को मिक्स किया, ठंडा हो गया। क्या मजेदार चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो तुम कैलकुलेशन।
हाँ भाई, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। देखो हीट लॉस बाय वाटर, वाटर जो हमने ऐड किया था कितना ग्राम था वो 100 ग्राम, तो यहां पे आता 100, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर अगर टी माने तो इनिशियली कितना था इसका 80, तो 80 माइनस टी हो जाता है यहां पे, बाकी सब कुछ सेम। आरएचएस में देखो हीट गेन, सबसे पहले पानी, पानी था 240 ग्राम, तो 240 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा टी, कितना हो जाता है टी माइनस 40, प्लस कैलोरीमीटर के लिए मास था 600, स्पेसिफिक हीट 0.1 और डेल्टा टी इसका भी हो जाता टी माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था 40। बस इसको सॉल्व करना है भाई। कैलकुलेशन से तुम लोग डर के भाग जाते हो, दिक्कत यही है, बाकी तो है मजेदार चीज। 1 0 1 0 अभी भी उठ रहे, देखो टी माइनस 40 कॉमन ले लूं, ठीक है ले लेंगे कॉमन, तो इधर आ गया 80 इंटू टी कितना 800 माइनस 10 टी, इधर क्या बोल रहा है टी माइनस 40 कॉमन ले लूं, ये ले कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 24 और यहाँ क्या बचा 0.1 इंटू 66 हो गया, तो प्लस 6, ये तो 30 हो गया भाई, तो 800 माइनस 10 टी इक्वल टू ये हो गया 30 इंटू टी, तो 30 टी माइनस 30 इंटू 40 1200। अब 30 प्लस 10 हो गया देखो 40 टी इक्वल टू 800 प्लस 1200 कितना 2000 हो गया। एक जीरो ने एक जीरो से मारा और 4 से 200 को 4 से डिवाइड करो तो फिर से कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। देखो आंसर निकलना चाहिए, तुम लोग धीरे धीरे कोशिश करो, मैं सवाल करा रहा हूं बहुत सारे, छोड़ के भागो मत, हमेशा इस इंतजार में मत रहो कि ये तो कराएगा ही, इसको हमने पैसा दिया है तो ये पढ़ाएगा ही, तो फिर ऐसे मजा नहीं है। मतलब तुम भी थोड़ा कोशिश करो कैलकुलेट करने का, वरना आदत नहीं बनेगा, और कैलकुलेशन का आदत बनना बहुत जरूरी है। एग्जाम में टाइम है कम, क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा, अगर तुम एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगाने लग गए तब तो हो गया, बंटाधार हो जाएगा, फिर खाली बायोलॉजी करके आओगे। एक्चुअली बायोलॉजी ने ना मेडिकल वालों का आदत खराब करके रखा है, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो टिक करो, पेन चलाने का मतलब चाहता ही नहीं है कोई पेन चलाएं हम लोग, दिक्कत वहाँ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो भाई अब बिना पेन चलाए ठीक है, कुछ 2-4-5 थ्योरेटिकल सवाल आएगा पढ़ के कर लोगे, लेकिन मैक्सिमम सवालों में तो कैलकुलेशन चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। और ये चैप्टर तो आसान है यार, इसमें मैकेनिक्स कहाँ है, कहाँ फोर्स वोर्स देखना है, किधर फोर्स लग रहा है, किधर स्पीड कितना है, तो उससे ये थोड़ा अलग चैप्टर है, तो थोड़ा फील करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या ऐसे अकेले बकबकाए जा रहा हूं मैं, तुम लोग बैठ के बस कहानी सुन रहे हो। चलो कुछ तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा होगा कुछ। एक होता है दुनिया में लैटेंट हीट, नाम सुने हो, फेज चेंज। जब फेज चेंज होता है तो उसको जो हीट देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, लैटेंट हीट के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी होता है और पानी भी होता है ना, दोनों एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी होता है और वेपर भी होता है। तो एक टेम्परेचर ऐसा मिलता है, जैसे पानी वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री जो है वो जंक्शन पॉइंट है, वहां जाने के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक पानी वेपर में कन्वर्ट होता है या फिर वेपर पानी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उस समय जो हीट लॉस या हीट गेन जो भी होता है दैट इज नोन एज लैटेंट हीट। और उस समय सबसे मजे वाली बात कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो बात को। तो जैसे स्पेसिफिक हीट में हमने क्या पढ़ा था, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री पर यूनिट मास, ऐसा कुछ था ना। तो लैटेंट हीट में क्या आ जाएगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, समझ रहे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट को चेंज करने के लिए या फिर फेज को चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए होता है दैट इज नोन एज लैटेंट हीट। Q इक्वल टू ml। लिख लो, एक लाइन लिखो। When a substance undergoes phase change, when a substance undergoes phase change
then energy is involved, then energy is involved in it. When a substance undergoes phase change, then energy is involved in it. This energy is latent heat. This energy is latent heat and is defined as the amount of heat required to change the phase of a unit mass of a substance at constant temperature. ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा टी इक्वल टू 0. टेम्परेचर में चेंज क्या होगा? 0, यानी कि टेम्परेचर इस सिचुएशन में क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो इस समय जो हीट रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज लैटेंट हीट, यानी कि Q का जो वैल्यू होता है इस समय बच्चों, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो वहां पे जो कांस्टेंट हटता है वो L होता है. तो Q इक्वल टू ML, जैसे वहां पे Q इक्वल टू MS डेल्टा T आया करता था, यहां पे हम लिखते हैं Q इक्वल टू ML. ये जो L दिख रहा है तुमको, L यही है. L इक्वल टू कितना? Q डिवाइडेड बाई M. हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट मास. हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास. ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका बोलो? कैलोरी पर ग्राम, है ना, या फिर जूल पर केजी भी बोल सकते हो. और डायमेंशन बोलो इसका. डायमेंशन ऊपर है Ml2T-2, नीचे है M. M ने M को मार दिया, क्या बचा? L2T-2. हाँ जी, तो फेज चेंज जो होता है किससे किससे हो सकता है? जैसे लिक्विड से वेपर में चला जाए, लिक्विड से किस में चला जाए? वेपर में चला जाए, या फिर वेपर से किस में आ जाए? लिक्विड में आ जाए. ठीक है, इसमें जो हीट इन्वॉल्व होता है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और अगर लिक्विड से सॉलिड में गया, लिक्विड से गया सॉलिड में, या फिर सॉलिड से गया लिक्विड में, इसमें जो होता है दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दो नाम हैं इनके. अच्छा, लैटेंट हीट याद है किसी को? स्पेसिफिक हीट तो याद ही नहीं था सर, लैटेंट हीट कहां से याद होगा? कितना होता है लैटेंट हीट ऑफ आइस, या फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल लो तुम. आइस से पानी, पानी से आइस, कितना होता है भाई साजिद खान? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इज 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर इसको चेंज करोगे तो ये निकल के आता है 336 किलो जूल पर केजी. और एक और यूनिट होता है इसका 6 किलो जूल पर मोल. पर मोल भी कहीं कहीं यूज हो जाए तो कंफ्यूज मत होना. 6 किलो जूल पर मोल, बिल्कुल. हाँ, फ्यूजन मतलब आइस से पानी, पानी से आइस, वो लिखा ना ऊपर, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, F फॉर फ्यूजन. और एक होता है LV, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन.
that is 540. Latent heat of vaporization LV, that is 540 calorie per gram. या फिर अगर इसको केजी जूल किलो जूल पर केजी में देखो तो ये होता है 2260 एंड 40.8, 2260 और यहाँ पे आता है 40.8. दिस इज किलो जूल पर केजी एंड दिस इज किलो जूल पर मोल. ये डाटा भी आपको याद रखना है. तो Q इक्वल टू ml, अपने पास दो फॉर्मूले आ गए. एक आ गया Q इक्वल टू कितना ms डेल्टा T और एक आ गया Q इक्वल टू कितना ml. ms डेल्टा T तब यूज करेंगे जब सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, फेज चेंज ना हो रहा हो, और ml तब यूज करेंगे जब फेज चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो. इसमें फेज इज कांस्टेंट, फेज नहीं बदलना चाहिए, और इसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दिस इज फॉर फेज चेंज, फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है बात. तो अभी दोनों बातों का ख्याल रखना. अभी तक हमने जितना भी सवाल किया सब में पानी पानी था. तुमने ध्यान दिया था सारा सवाल पानी के ऊपर था. पानी को इसमें मिलाया, इतना पानी को उसमें मिलाया, उसमें फेज चेंज वाली बात नहीं थी. कहीं बर्फ वगैरह आया था क्या? आइस स्टीम कहीं पे आया था? नहीं आया था. अब कुछ भी हो सकता है. पानी को बर्फ में मिलाए, बर्फ को स्टीम में मिलाए, स्टीम को बर्फ में मिलाए, स्टीम को पानी में मिलाए, कुछ भी करे अब. ठीक है. तो कुल मिला के अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार होने वाला है. तो तुम लोग कोमा में जाओगे ऐसा उम्मीद है. हाँ हाँ अभी आ रहा है. चलो बच गया. सबको आ रहा है ना? ब्लर है क्या? क्या करें, ब्लर है तो ब्लर है. कह रहे अबे ब्लर नहीं है, तुम लोग का नेटवर्क खराब होगा. मेरा तो सब कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं अपना क्या करूं. चलो एक सवाल लिखो, देखते हैं. एक आखिरी सवाल लिख लेते हैं, टाइम हो ही गया. एक सवाल करते हैं और 10 ग्राम आइस लिखो. क्या मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला Q इक्वल टू ms डेल्टा T, ये पुराना फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब फेज कांस्टेंट हो. फेज कांस्टेंट मतलब पानी से पानी, बर्फ से बर्फ, वेपर से वेपर. और Q इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब फेज चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, बर्फ से पानी बन रहा हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या फिर लिक्विड वाटर से वेपर बन रहा हो. समझ में आ रहा है? एक सवाल लिखता हूं, अभी समझ में आएगा. रुक जाओ, एक सवाल देखो बस, टेंशन मत लो, अभी इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. हमें क्या करना है? 10 ग्राम आइस है एट -10 डिग्री सेल्सियस. ठीक. हमें इसको लेके जाना है टू 110 डिग्री सेल्सियस. क्या 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे लेके जाना है इसको. फाइंड हीट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. 10 डिग्री आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस स्टीम. मतलब इसको यहां पे लेके जाना है. ये 2 है, 2 TO. इसको यहां पे लेके जाना है, यानी कि बर्फ को पिघला के पानी बना के फिर उसको वेपर बनाना है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो. तो आपका क्वेश्चन है कि इसमें कितना हीट लगेगा. फाइंड हीट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. फाइंड हीट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. सवाल समझ में आया सबको? अब देखो हीट क्या क्या लगेगा. सब लोग बोर्ड पे देखो, एक बार मेरे साथ देखो. अगला सवाल तुम करना. सब लोग देखो, मैंने लिखा हीट रिक्वायर्ड Q. सबसे पहले 10 ग्राम आइस है. 10 ग्राम आइस, ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? डायरेक्ट पानी बन जाएगा. अरे सबसे पहले फेज कांस्टेंट रखना है तुमको. सबसे पहले 10 डिग्री पे है तो डायरेक्ट 10 डिग्री से डायरेक्ट पानी थोड़ी बनता है, पहले 0 डिग्री पे पहुंचेगा ना. तो पहले 10 डिग्री आइस को कहां लेके जाना पड़ेगा?
सॉरी कितना है ये, -10 डिग्री, सॉरी -10 डिग्री आइस है, ये कहां पे जाएगा, 0 डिग्री आइस पे। पहला प्रोसेस ये हुआ। प्लस अब 0 डिग्री पे आइस है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री वाले पानी में। समझ रहे हो, यानी कि अब 0 डिग्री आइस जो है, 0 डिग्री आइस इट विल कन्वर्ट टू 0 डिग्री वाटर। अब पानी बन चुका है 0 डिग्री पे। अब पानी 0 डिग्री से कहां जाएगा, 100 डिग्री तक। हमें तो स्टीम तक जाना है ना, तो अभी 0 डिग्री जो वाटर है वो पहुंचेगा कहां तक, 100 डिग्री वाटर तक। ठीक है बात। और अब जो 100 डिग्री वाटर है, 100 डिग्री वाटर, इसको मैं कहां पे लेके जा सकता हूं, 110 डिग्री स्टीम पे। सो दिस इज द होल स्टोरी। अब ये 1 2 3 4 प्रोसेस है, चारों में हीट रिक्वायर्ड लिख लो, किसमें कितना लगेगा, चलो बताओ। 100 डिग्री वाटर से तो 100 डिग्री स्टीम पे जाना। यस, बहुत बढ़िया, एक स्टेप छूट गया। डायरेक्ट ये थोड़ी जाएगा, अभी पानी है ना, ये भी अभी फेज चेंज होगा ना पहले इसका। तो 100 डिग्री वाटर सबसे पहले किस में जाएगा, 100 डिग्री स्टीम पे। किस में जाएगा, स्टीम पे। अब फिर जो 100 डिग्री स्टीम है वो किस में चला जाएगा बच्चों, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कहां तक, 110 डिग्री वाले स्टीम पे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अब चलो हीट रिक्वायर्ड बताओ सब लोग। मास दिया हुआ है 10 ग्राम है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, मास नहीं चेंज होगा। चलो बताते जाओ। Q इक्वल टू, सबसे पहले -10 से लेके 0 तक क्या लिखूं बच्चों, m हो गया 10। स्पेसिफिक हीट आइस का कितना होता है, हाफ, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना लिखूं, 0 -10 लिख दो सीधा, 10 प्लस, आगे बढ़ो। अब 0 डिग्री आइस जा रहा है 0 डिग्री वाटर पे, दिस इज फेज चेंज। फेज चेंज में हम क्या लगाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ml, क्या लगाते हैं, ml। तो मास है इसका 10 और लेटेंट हीट ऑफ कौन सा, फ्यूजन कितना था, फ्यूजन का 80 था, 80। इसका काम हो गया। अब आओ यहां पे, 0 डिग्री वाटर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, तो क्या लिखूं फिर से, मास तो 10 है, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना हो गया 1, और क्या डेल्टा टी का वैल्यू 100 आएगा, 100 - 0 प्लस। अब क्या हो रहा है, 100 डिग्री वाटर जा रहा है 100 डिग्री स्टीम पे। फिर से देखो फेज चेंज, फेज चेंज तो क्या लगाएं, ml, मास तो उतना ही है 10। अब यहां पे लगेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितना होता था 540, तो इंटू 540 प्लस। अब फिर से टेम्परेचर राइज हुआ 100 से 110 तक, तो ms डेल्टा टी, मास हो गया 10, स्पेसिफिक हीट स्टीम का कितना, हाफ ही था, और डेल्टा टी कितना 110 - 100, क्या 10 आ जाएगा। कैलकुलेट करो कितना रहे, ये है टोटल हीट रिक्वायर्ड। कितना, 7300, चेक करो। ध्यान से सोचते हुए, गलती मत कर देना। हम्म 7300 कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम में चल रहा है सारा कहानी, कैलोरी आएगा इसका। या फिर हम इसको 7.3 किलो कैलोरी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए एक सवाल तुम्हारे लिए, सबका आंसर आना चाहिए। टेन ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, इसको लेके जाना है स्टीम एट 240 डिग्री सेल्सियस। एकदम दिमाग लगाते हुए, सोचते हुए भाई, जल्दीबाजी नहीं, पेशेंस के साथ, धीरे धीरे, लाए लाए।
ध्यान से सोचो, पहले आइस 0 डिग्री आइस पे, फिर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर पे, फिर 0 डिग्री वाटर 100 वाटर पे। एकदम सोचते हुए दिमाग में सोचो, पेन चलाओ और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो। तुम लोगों को वीडियो नहीं मिला था पीएनसी वाला? एक्चुअली कल क्लास कैंसिल हो गया, कल करने वाला था, कल क्लास नहीं हुआ। भी मेरा मिस हो गया था। फेसबुक पे रात को कोई मैसेज किया, सर पीएनसी वाला वीडियो दीजिए। कौन था बोलना? एक बार में सही आंसर निकालो। सर वो तो करते हैं, कम से कम 4-5 मौका दो। ये वाले नहीं बोलते, कम से कम 20 साल दे दो। 8000 जूल या कैलोरी बच्चे, सब कुछ कैलोरी में रखा है, आंसर जूल में ला दिया तो कैलोरी 8 किलो कैलोरी। ये मैं सॉल्व करूंगा नहीं, बता रहा हूँ, तुम लोग आंसर आना चाहिए। तो कोई नहीं देता नहीं, और फिर ना बोल देते हैं ज़्यादा नहीं, इसको मुझे कंफर्म करेगा। कुछ तो और कुछ लोग तो कोमा में चले गए, पानी से बर्फ बना कि बर्फ से पानी बना। ये देखो, ये आसान सेक्शन है, मैं बता रहा हूँ। अभी अगला जो सवाल कराऊंगा इसके बाद उसमें दिमाग और घूमने वाला है, उसमें तो कहानी बदल जाएगा। आसान चीज होगा नहीं तो फिर भारी चीज कैसे करोगे? अरे आप ही करेंगे, कॉमन टेम्परेचर निकालने के बाद लगता है पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? अब मजा आएगा। क्या मैडम बना? नहीं, 8000 आ गया। आज जिनका 8000 आया सही है, मतलब जिनका नहीं आया वो कितने लगे रहे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास इसको। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।